जो झुकना नहीं चाहती, जो गरीब कमजोर पिछड़े के साथ खड़ा नहीं होना चाहती, वो इन गरीब छात्रों के साथ कैसे खड़ी होती? तो कन्हैया कुमार उनकी आंखों में चुभने लगे और उस चुभने के लिए किस तरह से उसको बाहर किया जाए, वहां पे कई पदों के बदलाव किए गए, दूसरे अधिकारियों को लगाया गया और जो दूसरे अधिकारी थे, जो दूसरे अधिकारी लगाए गए, उन अधिकारियों ने कुछ एबीपी के लोगों को प्रमोट करना शुरू किया और कन्हैया कुमार जो चुने हुए व्यक्ति अध्यक्ष थे वहां के, उनकी बात को ना मान के जो एबीपी के कुछ एलिमेंट्स वहां पे भर्ती किए गए थे, लगाए गए थे, उनकी गलत बातों को भी मान के कहीं ना कहीं एबीपी के लोगों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन ये तो निर्भीक, साहसी, ईमानदार, लीडर व्यक्ति था। इन्होंने उन तमाम फैसलों का विरोध किया, लेकिन बोलते बोलते जब वो लोगों के बीच में रहते थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन ईमानदार लोगों को और साहसी लोगों को लाठी और डंडों से पीटना शुरू किया। लाठी और डंडों से पीटने लगे, लोग जेएनयू के अंदर झगड़े होने लगे और जेएनयू पे जब ये अपना एक दिन भाषण दे रहे थे, उस वक्त कुछ एबीपी के छात्रों ने, दूसरे छात्रों ने बाहर से आके वहां पे उल्टे सीधे नारे लगाए। वो नारे लगाए और उन नारे लगाने के बाद कन्हैया कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और कन्हैया कुमार को जेलों की सलाखों के पीछे डाल दिया। सलाखों के पीछे जाने के बाद बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि कमजोर घरों से आते हैं। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी सरकार को उसके साहस का अंदाजा नहीं था, उसकी ईमानदारी का अंदाजा नहीं था। वो टूटने के लिए तैयार नहीं था, इस सरकार से ईंट बजाने के लिए तैयार था। वो सवाल करता था, सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता था। झूठा मुकदमा दर्ज किया, कई सालों तक मुकदमा हिंदुस्तान की कोर्ट में चला और हिंदुस्तान की कोर्ट में चलने के बाद वहां पर कहा गया, वहां के जज ने, कि ये जो कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार, बेबुनियाद है। जो ये वीडियो है पूरी तरह से फेक है, डॉक्टरेट है। कन्हैया कुमार ने इस तरह की कोई बात नहीं की और उनको बरी किया गया, उनको बाहर किया गया। ये कन्हैया कुमार का संघर्ष रहा। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये कन्हैया कुमार नहीं, जब ये किसान इस देश में सवाल पूछते थे तो इन हजारों किसानों को, 750 किसानों की शहादत के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और थोड़े से मीडिया के दोस्त कहीं ना कहीं उनको नक्सलवादी, उनको आतंकवादी, एक इतने बड़े समूह को किसी नाम से पुकार सकते हैं। तो कन्हैया कुमार तो एक साधारण सा दिखने वाला गरीब के घर का व्यक्ति था, लेकिन उसने जो है हार नहीं मानी और उसके बाद यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ तो उसके बावजूद उसने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। वो कन्हैया कुमार है और वो कन्हैया कुमार है। उसको कांग्रेस पार्टी ने जहां से कांग्रेस को उम्मीदवार बनाया है तो एक तरफ वो पढ़ा लिखा कन्हैया कुमार से डॉक्टर कन्हैया कुमार बनता है और अंगारों पे चल के यहाँ तक पहुंचता है, तब वो डॉक्टर कन्हैया कुमार बनता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज अंतर है कि राहुल गांधी जी ने कन्हैया कुमार को क्यों चुना? तो राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार जी को इसलिए चुना क्योंकि कन्हैया कुमार के अंदर जो खूबसूरती है, जो लोगों के साथ मिलने का, लोगों की तकलीफों को दूर करने का जज्बा उसके अंदर है, उस व्यक्ति को चुना। उसका जन्म गंगा किनारे हुआ और उसकी कर्म भूमि कांग्रेस और हमारे हसन अहमद साहब और तमाम साथियों ने जो है यमुना के किनारे तय की। ये हम आपको बताना चाहते हैं। समय का अभाव है तो ये कन्हैया कुमार जी को जो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा,
और इस तरह की बातें की, वो कोर्ट के जज ने फैसला दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार नहीं है। और आज से 10 दिन पहले वहां की वाइस चांसलर ने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। ये हम आपको बताना चाहते हैं, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो वकील हसन जैसे व्यक्ति को, जिसने चूहे की सुरंग की तरह जाके इतने जवानों को, इतने मजदूरों को बचाया, और ये सरकार उसके मकान को तोड़ देती है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग ये सरकार है, टुकड़े टुकड़े गैंग वो सरकार है जो हमारे हिंदू संस्कृति और सभ्यता को चैलेंज करते हैं। जब हाथरस की बेटी का बलात्कार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर उसके परिवार को ना देके रात को मिट्टी के तेल से जला दिया जाता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस टुकड़े टुकड़े गैंग को समाप्त करने का बेड़ा इंडिया गठबंधन ने उठाया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग अपना मत देके कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताए। और एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। महाराज सिंह जी ने कई बार गुप्ता खींच लिया, लेकिन बात तो पूरी नहीं होती है। अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली मुट्ठी भर जमीन है, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। दरअसल समय का अभाव है, हम भी चाहते थे अब ज्यादा बातें हमें सुनने को मिले। हमारे बीच में गुलाब सिंह, राकेश कुमार, रामकिशन, ब्रजपुरी, चंद्रपाल, अनस भाई और आशिफ चौधरी जी, सलीम मलिक जी, वो भी पहुंच चुके हैं। उनको भी हार्दिक अभिनंदन। इसरार प्रधान जी, आमिर मलिक जी, आरिफ अंसारी जी, नईम अंसारी जी, गुलाब नबी, साजिद अंसारी जी, इमरान अंसारी जी, इरफान अंसारी जी, लाल गोड मोंगा नगर से, और दानिश टाइगर साहब हमारे बीच हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। रामकिशन भाजी, बलजीत शर्मा जी, मकसूद अंसारी जी, हनीफ खान जी, जिनको SC ST की तरफ से 2 विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया है, हमारे बीच मौजूद है। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आम आदमी पार्टी से शकील अनवर जी, हाफिज आलम साहब, ओमपाल दिगान जी, माजिद खान दरोगा जी, शेर खान मलिक जी और इस्लाम शेख जी, रईसुद्दीन शफी जी, बबलू खान जी, रेहान मलिक जी, ईश्वर बागड़ी जी, पूर्व चेयरमैन हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अलीम अंसारी जी, जो हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे नेहरू बिहार से, मुनीश मास्टर जी, टाइगर जी, नोरा भाई और जॉन्टी भाई, फैज मलिक साहब भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं आमंत्रित करता हूं शौकीन मलिक, ब्लॉक अध्यक्ष मुस्ताबाद, आए और अपने विचार रखें। हमारे बीच में आपके प्रत्याशी बहुत जल्दी पहुंचने वाले शौकीन मलिक। तमाम सम्मानित मंच, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में आपके चहेते प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी पहुंच चुके हैं। व्यवस्था बनाए रखें, आपके बीच से ही आएंगे। व्यवस्था बनाए रखें सभी साथी, सभी भाई, सभी बुजुर्ग। मैं शौकीन रहमान आप तमाम लोगों को जानता हूं कि हम यहाँ पूरा मंच ये जानते हैं कि आप एक एक वोट हमारा वोट है। हम यहाँ पर भाषण देने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि आप एक एक वोट हाथ के निशान पर देने वाले हैं, है कि नहीं? ईमानदारी से हाथ खड़े करके बता दो, हमारा कोई और निशान है इस चुनाव में? ईमानदारी से बता दो, हमारा निशान हाथ है तो राहुल गांधी, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार, हसन अहमद, हसन अहमद, अली मेहदी। मेरे दोस्तों और साथियों, जरूर अगर 2 मिनट के लिए माइक मिला है तो 2 बात करने का मन सबका करता है। 2 बात आपसे करके विदा लूंगा, समय की बहुत कमी है। विधायक जी ने बोला है बहुत शॉर्ट करना, तो उनका आदेश सर माथे पर है। पूरा मंच, पूरे जितने भी लोग सामने बैठे हैं सब जानते हैं। और हमारे बीच में अली मेहदी साहब कन्हैया कुमार जी को लेकर आ गए हैं। एक बार 14 तालियों से उनका स्वागत करें। कन्हैया कुमार जी के नारे रुकने नहीं चाहिए। भाई कन्हैया कुमार, भाई कन्हैया कुमार, हमारा सांसद कैसा हो,
आवाज नहीं आ रही। हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, भाई कन्हैया कुमार, जात पे न पात पे। ये वाला नारा बहुत जोर से लगाओ जो केंद्र सरकार तक है। जात पे न पात पे, जात पे न पात पे। हमारा सांसद कैसा हो, जोर से नारा लगाएंगे भैया एक बार फिर से। हमारा सांसद कैसा हो, राम के भैया, रहीम के भैया, देखो देखो आए कन्हैया। राम के भैया, रहीम के भैया, बोलो राम के भैया, रहीम के भैया। मैं बोलूंगा, आप बोलोगे देखो देखो आए कन्हैया। राम के भैया, रहीम के भैया, 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 राम के जोरदार, राम के भैया, रहीम के भैया, राम के भैया, रहीम के भैया, राम के भैया, रहीम के भैया। ये स्टेट को साथी में रुक जाओ एक बार, आखिर में फिर से लगाएंगे राम के भैया, रहीम के भैया। और मैं अभी अपनी बात खत्म करके मैं महाराज सिंह जी को माइक देता हूँ। शुक्रिया। दोस्तों, आपके बीच में कन्हैया जी आगे हैं। मैं भाषण नहीं करूंगा क्योंकि आगे भी जाना है। मैं सिर्फ एक नारा लगाऊंगा, कांग्रेस पार्टी। सब लोग हाथ उठा के जोर से नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। जोर से नारा लगाइए, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। बटन दबेगा, दोनों हाथ उठाकर बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्यार का। आपके बीच में कन्हैया कुमार जी यहाँ आए हैं। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप हमको रोज सुनते हैं, आज आपको कन्हैया कुमार जी को सुनना है। आगे हमें दूसरी मीटिंग के अंदर भी जाना है। मेरी सबसे गुजारिश है कि उनसे सुनेंगे। अली मेहंदी, जिंदाबाद, मुस्तफाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसका वेट था, जिसका इंतजार कर रहे थे, कन्हैया भाई आ गए। ऐसे नहीं, कन्हैया भाई आपके बीच में हैं। जहां तक मेरी नजर जा रही है, और मेरे भाई यहाँ खड़े, मेरी बहनें वहां खड़ी है, हाथ उठा के बता दो सबसे ज्यादा वोट मुस्तफाबाद से पड़ेगा। हमारा भाई यहाँ पे 30,000 से ज्यादा जीतेगा। ऐसे ही सांसद चाहिए ना, ऐसा तो नहीं चाहिए जो झूठ बोलता है। 24,000 करोड़ लगा दिए, पता है ना। कन्हैया कुमार जी पहले जेएनयू में लड़ते थे, फिर जेएनयू में सड़क में लड़े। अब ये हम सबकी डिमांड है कि हमारे लिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए सड़क से संसद तक कन्हैया कुमार लड़ेंगे।
सबसे पहले कन्हैया कुमार को सांसद बना के भेजोगे? सिर्फ आपका ही वोट नहीं, अपने घर के एक एक बुजुर्ग का, हमारी माँ बहनों का, सबका वोट डलवाओगे ना? 25 तारीख को नाश्ता नहीं करना, चाय नहीं पीनी, कोई काम नहीं करना, एक जंग का मैदान है, इसको फतेह करना है। फतेह करेंगे ना? ये वो शख्स आपके सामने तशरीफ फरमा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। आज मैं और आप जो यहाँ बैठकर कन्हैया कुमार जी को अभी सुनेंगे, वो संविधान की वजह है। जानते हो ना भाजपा क्या करना चाहती है? उस संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन वो समझ ले कि हमारे नेता राहुल गांधी और यहाँ पर कन्हैया कुमार संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। संविधान की लड़ाई, आपके हक और हकूक की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, असम से लेके मुंबई तक, आप सबके लिए, मेरे लिए, हमारे हक और हकूक के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे। कन्हैया कुमार जी भी उनके साथ चल रहे थे। इन लोगों के पांव के छाले ये बताते हैं कि वो छाले इस देश के एक एक युवा के लिए, एक एक मेरी माँ बहन के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए थे। और वहां से कन्याकुमारी से चलते हुए हमारा भाई कन्हैया कुमार आप लोगों के बीच में आए हैं। इन छालों को जाया तो नहीं जाने दोगे? इस छाले की पूर्ति करोगे? सांसद में जो आपकी आवाज बुलंद होकर कन्हैया कुमार जी जो बोलेंगे, वो जो हमारी सड़कें नहीं बन रही, कितने ट्रैफिक है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उस ट्रैफिक को खत्म करने का काम, नियंत्रण करने का काम हमारे सांसद कन्हैया कुमार करेंगे। कन्हैया भाई, हम मुस्तफाबाद में आए हैं, हम आपको सांसद प्रत्याशी नहीं कहेंगे, हमारा सांसद है कन्हैया कुमार। सांसद है ना, तो प्रत्याशी नहीं, सांसद कन्हैया कुमार जिंदाबाद। आज बन गए समय तक क्योंकि भाजपा वालों की हालत पतली है। मनोज तिवारी जी घबरा गए, जो एक हुजूम था कन्हैया भाई के, जब हम लोग जा रहे थे नॉमिनेशन में, जानते हो मनोज तिवारी जी ने क्या कहा? 9-10 लोग थे, 9-10 लोग थे, हजारों लोग थे। और हमारा सांसद कोई हवाबाजी करते हुए राजा रजवाड़ों की तरीके से नहीं गया। जिस ई रिक्शा में मैं और आप घूमते हैं, उस ई रिक्शा में अपना नाम भरने के लिए गया था। तो ये समझ लो, हमारे पास एक ऐसा सांसद है, हमारे पास एक ऐसी बुलंद आवाज है, जो आवाज, जो आंखें नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पहले भी पूछती थी और आगे संसद में सवाल पूछने का काम करेगी। अब मैं आप ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि कन्हैया कुमार जी को आप सुनना चाहते हैं। और आगे भी दिलशाद मस्जिद में एक मीटिंग है आपके और कन्हैया भाई के बीच में, कोई बीच में नहीं आना चाहता। बस एक आखिरी बात कहूंगा, कन्हैया भाई जो आए हैं, इनके लिए बोलता हूं कि चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा, चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, चिराग देखकर मेरा मचल रही है हवा। कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। जो बना रहे थे किससे मेरी तबाही के, उन्हें खबर भी नहीं है कि अब रुख बदल रही है हवा। रुख बदल दिया। कन्हैया कुमार का जो ये दीपक है, ये चिराग जलेगा, कोई हवा इसे गिरा नहीं सकती। कन्हैया भाई, आपके इस चिराग के सामने उत्तर पूर्वी दिल्ली का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक मेरी माँ बहन, एक एक जवान दीवार बन के खड़े होंगे और हम चल इसको बुझने नहीं देंगे। हाथ उठा के कन्हैया कुमार जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद,
इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बड़ी नवाजिश। बटन दबेगा, बटन दे ऐसे पीछे ना, बटन दबेगा 25 तारीख को, बटन दबेगा, बटन ऐसे दबे कि बटन ही टूट जाए। शुक्रिया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अली मेहंदी साहब। मेरी सभी से गुजारिश है कि जो साथी हमारे स्टेज पर आगे खड़े हैं वो कृपया हट जाएं। मैं आपके बीच में कन्हैया कुमार जी को बुलाऊं, आमंत्रित करूं, उससे पहले मेरी अपील है कि सभी स्टेज के सामने से हट जाएं और जो मेरे साथी खड़े हैं वो स्थान ग्रहण कर लें। मैं साथियों गुस्ताखी की माफी चाहते हुए सभी पूरे मुर्दाबाद विधानसभा की तरफ से, ब्रजपुरी वार्ड की तरफ से जावेद चौधरी और हसन अहमद शाह पूर्व विधायक अली मेहंदी जी बुक्का देकर पूरे क्षेत्र की तरफ से कन्हैया कुमार जी का स्वागत करेंगे। बुक्का देकर जावेद चौधरी जी, निगम पार्षद नादिया बेगम जी, जिनकी तरफ से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, अली मेहंदी जी, हसन अहमद साहब बुक्का देकर कन्हैया कुमार जी का पूरे क्षेत्र की तरफ से स्वागत करेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। साथियों, अब कृपया शांति का दान दें और मैं आपके बीच में कन्हैया कुमार जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक कन्हैया कुमार जी की बातें सुने। मैं कन्हैया जी को आमंत्रित। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये मंच टूट जाएगा यार। तुम बेटे कुछ तो ध्यान रखो यार, ये मंच टूट जाएगा, नीचे चले जाओ सब लोग। बेटा तुम भी नीचे चलो, तुम भी। कन्हैया कुमार जी है और मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ ये बताऊंगा कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो भी आप सबको पता है कि हाथ का निशान है और 2 नंबर हमारा निशान भी आ चुका है। 2 नंबर मतलब दूसरा नंबर हमारा है, उसपे हाथ का निशान। सभी ध्यान रखेंगे इस चीज का। माँ बहनों को आपको ही बताना है, कन्हैया कुमार को जिताना है, ये सबको देखना है। जैसे आप लोगों ने मुझे जिताया है वैसे ही कन्हैया कुमार जी को जिताना है। मैं आप सभी से एक शेर कहना चाहूंगा। इस शेर में ही मेरी सारी बातें हैं। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो भाइयों, आप सभी को पता है ये मेहनत हमने करनी है। ये मेहनत 25 तारीख को हम ही ने करनी है, कोई और नहीं आएगा करने। अपने घर से माँ बहने भाइयों सभी को निकालना है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं कन्हैया कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने ब्रजपुरी वार्ड में आकर हमारी शान बढ़ाई। हेलो साथियों, सभी से अपील है कि शांति का दान दें और मैं आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे उत्तर पूर्व के लोकसभा के प्रत्याशी कन्हैया कुमार जी आए और हमें संबोधित करें। कन्हैया कुमार। ब्रजपुरी के वासियों, आप ब्रजपुरी में रहते हैं और मेरा नाम कन्हैया है। ब्रज में रहते थे ना कन्हैया, आप ब्रजपुरी में रहते हैं, मेरा नाम कन्हैया है। ये जो संयोग है जीवन का, मुझे लगता है कि ये संयोग कुछ गवाही दे रहा है। गवाही ये है कि मैं गंगा किनारे पैदा हुआ हूं, आप जमुना किनारे रहते हैं। तो जमुना के किनारे रहने वाले और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का
नौजवान साथियों का, इस इलाके के हमारे प्यारे बच्चों को और ब्रजपुरी में रहने वाले, मुस्तफाबाद में रहने वाले, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले आप सभी मेहनतकश आवाम का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, वैसे तो ये चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में अक्सर चुनावी और सियासी बातें की जाती हैं, लेकिन आज मैं आपके बीच ब्रजपुरी में खड़ा होकर के जब बात कर रहा हूं, मैं आपसे कोई सियासी बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे कोई जज्बाती बात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे कोई चुनावी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपके बीच हमारी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो संकल्प है, जो संघर्ष है और इस देश के लिए जो हम सपना देख रहे हैं, वो सपने मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव किसी एक व्यक्ति को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव किसी पार्टी को जिताने और किसी गठबंधन को जिताने का चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव हमारे वजूद का चुनाव है, हमारे अस्तित्व का चुनाव है, हमारे संविधान का चुनाव है, हमारे लोकतंत्र का चुनाव है। यह बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? यह बात मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। यह बात आप सब पिछले कई सालों में महसूस किए हैं। इस बात को मैं बस दोहरा रहा हूं आपके सामने। आपने ये महसूस किया है कि पिछले 10 साल में देश को क्या से क्या कर दिया गया है। एक मशहूर शेर है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और अभी अली मेहंदी साहब चिराग की बात कर रहे थे। दिल्ली में एक जगह है चिराग दिल्ली, और एक और कहावत है चिराग तले अंधेरा। और ये चिराग तले अंधेरा कहने का ये मतलब है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली भी दिल्ली में ही है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं ये रोज महसूस करते हैं कि जब आप यमुना पार कर रहे होते हैं तब आपको 2 दुनिया नजर आता होगा। एक वो दुनिया जो यमुना के उस तरफ है, जिधर बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले लोग हैं, मंत्री जी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, और आपके सांसद मनोज तिवारी जी भी रहते हैं। और एक ये इलाका है जहां आप रहते हैं, जहां हम रहा करते थे। 2009 में मैं बिहार से चल करके दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। कलेक्टर का सपना लिए आया था मैं, क्योंकि हमारे घर वालों को लगता था कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर बनेगा तो हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है, यह सब संयोग का खेल है। 2009 में जब हम इस इलाके में रहते थे तो हम बखूबी जानते हैं कि इस एरिया में रहने वाले लोगों की समस्याएं क्या हैं। मुझे मालूम है कि रोज बरोज इस एरिया में रहने वाले लोग किन समस्याओं का सामना करते हैं। ये जो बच्चियां ऊपर खड़ी हैं इनको मालूम है, जब ये बस में चढ़ने के लिए जाती हैं तो इनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है खुद को बचाएं, अपने बैग को बचाएं कि अपने मोबाइल को बचाएं। चोर उतना ही सातिर है जितनी सरकार सातिर होती है। आप जब खुद को बचाएंगे तो आपका पर्स गायब कर देगा,
और पर्स को बचाएंगे तो आपका मोबाइल गायब कर देगा। होता है कि नहीं होता है? गर्दन हिला दो बस, होता है ना। और आप किसी भी रोड पे चले जाइए, आप पुस्ता रोड पे चले जाइए, आप मौजपुर बाबरपुर का जो सामने वाला रोड है मेट्रो के नीचे उसमें चले जाइए, आप 100 फीटा रोड पे चले जाइए, आप 60 फीटा रोड पे चले जाइए, आप गोकुलपुरी चले जाइए, नंद नगरी चले जाइए, हंस विहार चले जाइए, आप करावल नगर चले जाइए, आप कहीं चले जाइए, कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां जाम नहीं लगा, जहां ट्रैफिक नहीं लगा हुआ है। स्कूल की छुट्टी होती है 2 बजे और बच्चे घर पहुंचते हैं शाम को 6 बजे। और जब शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, ज्यों-ज्यों सूरज ढलता है त्यों-त्यों माँ बाप की चिंता बढ़ने लगती है और वो बार-बार फोन करते हैं। तो बच्चे फोन उठा करके कहते हैं कि बार-बार फोन करके तंग क्यों कर रहे हो, ऐसा ना हो जाम में फंसे हुए हैं और तुम्हारा फोन उठाने के चक्कर में हमारा फोन ही कोई लेकर के भाग जाए। ये रोज की समस्या है, चाहे जाम की समस्या हो, चाहे मोबाइल चोरी की समस्या हो, चाहे इस एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, थोड़ी सी बारिश हो ना जाए, थोड़ी सी बारिश हो ना जाए कि जमुना जी का पानी नहीं बढ़ता है लेकिन हमारी गलियों में पानी जमा हो जाता है। बोलिए जल भराव होता है कि नहीं होता है? आज से नहीं हो रहा है, ये सालों से हो रहा है। पिछले 10 साल और उससे पहले भी हुआ है। तब और अब में फर्क क्या है? तब और अब में फर्क ये है, यहाँ बैठे हुए हैं पूर्व एमएलए साहब, तब और अब में ये फर्क है कि तब आपका जो सांसद होता था आप उसकी गाड़ी रोक लेते थे और आप उसकी गाड़ी रोक करके कहते थे कि सांसद साहब याद रखिएगा, हम ही आपको वोट दे करके सांसद बनाए हैं। अगर हमारा पुल नहीं बनवाएंगे, अगर हमारी गली नहीं बनवाएंगे, अगर हमारा नाला नहीं बनवाएंगे तो अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे। पिछले 10 सालों में यह फर्क आया है कि सांसद को लगता है कि उसको तो वोट उसके नाम पे मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह जो फर्क आया है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत जनता के हाथ में होती थी। नया निजाम आया है, नया कायदा लेकर आया है और यह जो नया निजाम है उसको नया कायदा ये मालूम हो गया है कि समाज को आपस में लड़ा दो, झगड़े लड़ा दो, इस गली को उस गली से लड़ा दो, इस विधानसभा के लोगों को उस विधानसभा के लोगों से लड़ा दो। सांसद ने क्या काम किया यह सवाल कोई पूछेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो है मोदी जी के नाम पे वोट ले लेंगे। और यह जो फर्क हुआ है उसका नतीजा ये है कि 10 साल में सांसद महोदय दिल्ली के सबसे अमीर सांसद बन गए हैं। तो उस अमीर सांसद को ये गरीब लड़का चप्पल पहनने वाला चुनौती देने के लिए आया है। ये चुनौती देने के लिए आया है कि देखते हैं तुम्हारे देश दोस्त के टेम्पो में कितना काला धन है। तुम्हारे दोस्त के काला धन वाले टेम्पो का मुकाबला हम ई रिक्शा से करेंगे, इस बात को याद रखो। और रही बात हमारे एजेंडे की, जिस सपने की बात हमने आपसे की है, हमारा सपना ये है कि दिल्ली में रहने वाले लोग चाहे यमुना के उस तरफ रहते हो चाहे यमुना के इस तरफ रहते हो, वो भारत के नागरिक हैं। और वो अगर भारत के नागरिक हैं तो इस देश के संविधान ने, इस देश के लोकतंत्र ने उनको एक अधिकार दिया है। और अधिकार ये है कि जिसके पास फॉर्च्यूनर है उसका वोट भी एक होता है और जिसका बाप जूता सिलने का काम करता है उसका वोट भी एक होता है। यह है संविधान। और इस संविधान की ताकत को ये हमसे छीन लेना चाहते हैं। और आपने देखा
कि सूरत में इन्होंने क्या किया। सूरत में चुनाव नहीं हुए, जो सूरत के लोग थे वो अगर भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहते थे, उनके पास वोट देने का कोई विकल्प नहीं था। कई सारे लोगों ने यह शिकायत किया कि आप हमारी गली में नहीं आए हैं, आप हमारे मोहल्ले में नहीं आए हैं, हमने आपको सिर्फ YouTube पे देखा है। तो मैं उन लोगों को एक बात कहता हूँ, दोस्त मेरे, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये देखने और दिखाने की नहीं, बचने और इस देश को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए उन लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने उसी YouTube पे जहां आपने हमको देखा है, उसी YouTube पे एक और वीडियो आपने देखा होगा। भाजपा का सांसद का बेटा, लोग कहते हैं ईवीएम हैक होता है, उसके बेटे ने पोलिंग स्टेशन का अपहरण कर लिया और अपहरण करके ईवीएम अपने हाथ में लेकर के कह रहा था कि ये ईवीएम मेरे बाप का है। इतना अहंकार, इतनी ताकत और इतना घमंड उसके दिमाग में कैसे आया है? इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना ताकत उसके दिमाग में इसलिए आया है कि उनको लगता है कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो मैं कहता हूं कि देश में जब जब अत्याचार बढ़ता है, रावण को भी लगता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, कंस को भी लगता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन जब जब कंस पैदा होता है तब तब कन्हैया का भी जन्म होता है। इनको ये लगता है कि लोकतंत्र को ये जेल में बंद कर देंगे। विपक्ष की एक एक आवाज को, चाहे वो नौजवान हो, विद्यार्थी हो, पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, फिल्म बनाने वाला हो, एक एक इंसान को जो इनके खिलाफ आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता है, उसको पकड़ करके ये जेलों में बंद कर देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने आपकी जेलें देखी हैं साहब, और हमने आपकी लाठियां भी देखी हैं, हम आपके तोपों को भी देखेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये भारत की भूमि है, ये भारत की धरती है। एक वक्त तक हम अत्याचार बर्दाश्त करते हैं, और जब अत्याचार सर से ऊपर बढ़ जाए तो हम एकजुट होकर के उसका मुकाबला करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आप हमारे समाज को बांटने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अंग्रेज भी यही करा करते थे, अंग्रेजों की भी यही साजिश थी, उन्होंने भी इस देश के साथ यही किया था। लेकिन जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो एक साथ राम प्रसाद बिस्मिल भी पैदा हुए और अशफाक उल्लाह खान भी पैदा हो गए थे। ये याद रखिएगा कि इस धरती से प्रेम करने वाले लोग, चाहे उनका नाम कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, वो रहते किसी भी इलाके में हैं, जब बात देश की आएगी, जब बात संविधान की आएगी, जब बात लोकतंत्र की आएगी, तो हम तमाम लोग एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे। बोलिए, संविधान बचाने की इस लड़ाई में आप साथ हैं कि नहीं है? अगर आप साथ हैं तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। पहली बार जब मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्याशी बना तो मैं लोगों से बात कर रहा था, तो सारे लोग यही कह रहे थे कि हमने सांसद को देखा नहीं है 10 साल में। हम बोले चिंता मत कीजिए, आप जितना अपने सांसद को 10 साल में नहीं देखे हैं, उससे दुगना हम आपको 10 दिन में उनका दर्शन कराएंगे। सिर्फ सांसद का नहीं, सिर्फ सांसद का नहीं, सांसद तो दूल्हा है, पूरी की पूरी बारात और पूरी जमात को सड़क पर उतार करके लाएंगे। अभी सांसद महोदय गली गली घूम रहे हैं, हम आपको दिखे ना दिखे, आपको हम प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करवाएंगे, कई सारे मुख्यमंत्रियों से भेंट करवाएंगे,
कई सारे मंत्रियों से भेंट करवाएंगे, सारे दोस्त इनके आएंगे और आपकी गलियों में जो है जुगनू की तरह जो है चमकेंगे, जुगनू की तरह। लेकिन ध्यान बस एक बात का रखना है, इस 10 दिन में 10 साल को नहीं भूलना है। इस 10 दिन में जो बात कही जाएगी उसके प्रभाव में आए बिना जो आप 10 साल से झेल रहे हैं उस बात को नहीं भूलना है। वो आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, फिर से नया वादा करेंगे, फिर से आपको उम्मीद दिखाएंगे कि हमने जो 10 साल में नहीं किया हम वो आने वाले 5 साल में कर देंगे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कितना बार बेवकूफ बनेंगे? 1 बार, 2 बार, तिबारा बेवकूफ बनना चाहते हैं क्या? वो इस क्षेत्र की जनता को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने अपमानित किया। दिल्ली में 7 सीट है, 7 में से 6 पे कैंडिडेट बदल दिया, इस पे कैंडिडेट नहीं बदला। और कैंडिडेट ऐसा जिसके बारे में भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारा सांसद तो हमको मिलता ही नहीं है। करवा चौथ का चांद भी दिख गया, ईद का चांद भी दिख गया, कितना करवा चौथ और ईद हो गया, लेकिन उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा नहीं दिख पा रहा है इस क्षेत्र के लोगों को। इसीलिए इस बार की लड़ाई, एक तरफ वो है जो समाज में नफरत फैला रहे हैं, एक तरफ वो है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, एक तरफ वो है जो बार बार नए तरीके का झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि किसी दिन झूठ ही सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और कहेगा कि जो है मेरा अस्तित्व खतरे में है। नया तरह तरह का झूठ बोलते हैं, वो आपके पास आएंगे, फिर से जो है इस समाज को, उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको अपनी समस्याओं पर टिके रहना है। हमको इस बात पर टिके रहना है कि पुस्ता रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया, गमरी रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया, मेट्रो का काम क्यों नहीं पूरा हुआ, नया सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं खुला, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आता है तो सारे नेता आते हैं, फिर 5 साल के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। इस बात को हमको याद रखना है कि ये लड़ाई किसी को सांसद बनाने की नहीं है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। आप जो नागरिक हैं और आपका जो नागरिक होने का एहसास है, उस एहसास को बचाने की लड़ाई है। इस समाज में चाहे हम जिस जाति या धर्म में पैदा हुए हों, हम संविधान की नजर में बराबर हैं, उस बराबरी के एहसास को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने हक हूक की लड़ाई है, यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय को बचाने की लड़ाई है। इस बात को हमको याद रखना है। बोलिए, आप न्याय के लिए, न्याय को बचाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, जो आपको मिल रहा है मुबारक, जो आपको मिल रहा है बधाई। हम उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपया मिले। हम चाहते हैं कि जो नौजवान हैं जिन्होंने लोन लेकर के पढ़ाई की है, अगर इस देश में बड़े बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है, अगर उनका 16 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो जिन बच्चों ने लोन लेकर के पढ़ाई की है हम उनका लोन माफ करेंगे। सीधी सी बात है भाई, देश किसी का बपोती नहीं है, देश हम सबका है। अंबानी का वोट भी एक होता है और ठेला लगाने वाला, रेहड़ी पटरी लगाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला का भी वोट एक होता है। अगर इस देश में अंबानी अदानी के लिए कर्जा माफ किया जा सकता है
तो आपको विद्यार्थियों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। इसलिए माफ करना पड़ेगा कि कर्ज लेकर के हमने पढ़ाई करी, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई हमको तो नौकरी नहीं मिला, गरीब के बच्चों को नहीं मिल रहा नौकरी, और गृह मंत्री का बेटा बन रहा है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। यह जो अत्याचार है, यह जो अन्याय है, उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करना चाहते हैं। और देश में जो तानाशाही है, उस तानाशाही को हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी भाषण दे रहे थे, और भाषण में उन्होंने कहा कि तानाशाही से मुकाबला करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई गुरु से शिक्षा लेते हैं, तो दो लोग जो गुरु से शिक्षा लेते हैं उनको आपस में गुरु भाई बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से हमारा रिश्ता तो जेल का रिश्ता है। हम तिहाड़ से आ चुके हैं, पहले जाके आ गए, वो अभी अभी आए हैं और फिर उनको वापस जाना है। मैं कहता हूं कि ये बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई पार्षदी का नहीं है, यह लड़ाई विधायकी की नहीं है, यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। और सब कुछ भूल करके हमको इसके लिए एकजुट रहना है, क्योंकि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, चुनाव होगा तो हम भी बचेंगे। यह बात हमको याद रखना है। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में हमको दल नहीं देखना है। और जहां तक इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होने वाले चुनाव का सवाल है, तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इंडिया अलायंस बना है, और इंडिया अलायंस बनने के चलते इस बार हाथ में झाड़ू है। हाथ में झाड़ू कहने का मतलब कि 7 सीट है दिल्ली में, 4 सीट पर झाड़ू का निशान है और 3 सीट पर हाथ का निशान है। इसीलिए जो हमारी माताएं और बहनें हैं, खाली भाषण सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। आपको घर घर में जा करके जो आपकी देवरानी और जेठानी हैं और जो सासू माँ हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि इस बार झाड़ू और हाथ साथ में है, तो वहां जा करके झाड़ू नहीं खोजना है, हाथ पे जा करके बटन दबाना है। और यही बात नौजवानों को भी करनी है, यही बात बुजुर्गों को भी करनी है कि हम जहां भी जाएं वहां लोगों को बताएं कि 4 सीट पर झाड़ू है और 3 सीट पर हाथ है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ का निशान इस बार 2 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 2। और ये किसका निशान है? ये जीत का निशान है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बार सारा ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं यह कह रही हैं कि जितना तुमको जोर लगाना है लगा लो। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक बात कहा करते थे कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, झूठ के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इस बार इस देश में परिवर्तन होगा। मीडिया चाहे जितनी भी, बहुत सारे मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है ना, सब लोग बुरा मत मानिएगा, हम सब लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो अरबपति मालिक लोग हैं वो आपका मुद्दा नहीं उठाता है ना। आपका मुद्दा कभी उठाता है? बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा था
कि आप सबके खिलाफ नहीं बोल रहे। जो अरबपति मालिक लोग हैं वो अपना ईमान बेच दिया है। कभी भी आपका मुद्दा टीवी पे नहीं दिखाता है। महंगाई की बात नहीं होती है, बेकारी की बात नहीं होती है, इस क्षेत्र की जो समस्याएं उसकी बात नहीं होती है। दिन भर समाज को लड़ाने का धंधा किया जाता है। इसीलिए उनको जितना ताकत लगाना है लगा लें। इस बार की लड़ाई एक तरफ वो है और दूसरी तरफ हम हैं। इस देश की जनता है और हमको मिलकर के ये लड़ाई लड़नी है। बोलिए लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो न्याय और अन्याय के इस संघर्ष में अन्याय हारेगा और न्याय की जीत होगी। इस बात को हमको याद रखना है। इसीलिए आप सबको अपनी एक जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। चुनाव में गिनती के 10-12 दिन बचे हैं और मैं जो हूँ दिल्ली का सबसे गरीब प्रत्याशी हूँ। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है और सबसे गरीब प्रत्याशी होने के चलते 24 लाख वोटर हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, 10 विधानसभा है और लगभग 2200 बूथ है। और हम तो जो है सांसद महोदय की तरह जो है शादी भी नहीं किए हैं। तो हमारा प्रचार तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना। तो आप अगर किसी का खत्म हो गया है, अरे मोदी जी की तरह कौन जो है गुमराह कर रहा है। कहोगे बीच में कोई पानी पिला रहा था। अरे मुझे अभी पानी मत पिलाइए, मुझे पूरी सरकार को पानी पिलानी है। पूरी इनकी जमात को पानी पिलानी है। मैं जवान आदमी हूँ। मोदी जी एक भाषण दे रहे थे और भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70 साल के बुजुर्गों को उनका ये बेटा, ये सुनकर के ही मुझे हंसी आ गई। 70 साल के लोगों को बुजुर्ग कह रहे हैं और खुद ही 74 साल के हैं। अगर वो जवान हो सकते हैं 74 साल की उम्र में, तो मैं तो अभी 40 भी पूरा नहीं किया हूँ। बहुत वक्त है हमारे पास। आप समय की चिंता मत कीजिए। कुछ लड़के दौड़ कर आए और बोले सेल्फी खिंचा लीजिए, तो हम बोले बाद में खिंचा लेंगे। तो बोला बाद में आप नहीं मिलेंगे। हम बोले काहे नहीं मिलेंगे, जिता तो हम 5 साल यहीं रहेंगे। 5 बार दिन में सेल्फी खिंचा लेना है ना। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि 24 लाख लोगों से 12 दिन में तो पहुंच नहीं सकते हैं। तो आप सबको एमपी कैंडिडेट बनना पड़ेगा। मैं कैंडिडेट नहीं हूं, आपको कैंडिडेट बनना पड़ेगा। बोलिए आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे तो आप ही एमपी कैंडिडेट हैं। गली गली जाना है, कॉलोनी कॉलोनी जाना है और कोई पूछे कि किसका प्रचार कर रहे हो, तो कहना कि अपना प्रचार कर रहे हैं। इस बार हम एमपी में खड़ा हो गए हैं। और पूछेगा कि तुम्हारा नंबर क्या है, तो कह देना है कि 2 नंबर है। पूछेगा निशान क्या है, तो कह देना कि हाथ चाप है। करेंगे आप लोग, मिलकर करेंगे। तो क्या कह रहे थे चाचा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। और 25 मई को आप तमाम लोगों को अपने घरों से निकल करके वोट करना है और इस बार अन्याय के खिलाफ न्याय को वोट करना है, अन्याय पे चोट करना है, हाथ को वोट करना है। करेंगे ना? पक्का? और आप सब ईमानदार लोग हैं,
मेहनत कश लोग हैं। आप जब अपनी जुबान देते हैं तो उसको निभाते हैं। हमको पूरा भरोसा है कि इस लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। इस बार अन्याय हारेगा, न्याय जीतेगी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में परिवर्तन होगा और तानाशाही को हरा करके हम लोकतंत्र जिंदाबाद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों को शुक्रिया अदा कहते हुए, धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, स्टेज पर धक्का मुक्की न करें और हमारे प्रत्याशी उन्हें आराम से उतरने दें। साथियों, आराम से धक्का मुक्की न करें और हमारे लीडर साथियों और सभी का जो इस प्रोग्राम में आए, बड़े और छोटे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, सभी का दिल की गहराइयों से पुनः अभिनंदन है कि आपने इस प्रोग्राम में आए, प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई और आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। सभी का बार बार धन्यवाद। मकसूद अंसारी जी का पुनः धन्यवाद। देखिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आने वाली 25 तारीख को इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप रोजा रख लेंगे, आप व्रत रख लेंगे, इतना आप अपने वोट नहीं डालेंगे, इतना आप इंशाअल्लाह अपनी जगह नहीं बैठेंगे। खुदा हाफिज, शब खैर, नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज।